नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल की एक नई शुरुआत में जिसका नाम है एडिटोरियल एनालिसिस। इस प्रोग्राम में हम अंग्रेजी के अखबारों जैसे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में छपे उन एडिटोरियल्स का विश्लेषण करेंगे जो विद्यार्थियों की समझ को गहरा बनाने में कारगर सिद्ध हो सकते हैं। अगर किसी दिन किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर 2-3 अखबारों में अच्छा लेख या एडिटोरियल्स आए हैं तो हम उन्हें एक साथ लेकर भी एनालाइज करेंगे। इस प्रोग्राम में हम मुख्यतः 3 चीज़ों पर ध्यान देंगे। पहला, एडिटोरियल का यूपीएससी सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करना। दूसरा, एडिटोरियल के मुख्य बिंदुओं को समझना की पॉइंट्स के तहत। और तीसरा, उन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर प्रकाश डालना जिनका जिक्र एडिटोरियल में आया है या जो एडिटोरियल के समझने के लिए ज़रूरी है। मेरा नाम दीपशिका है और मैं दृष्टि आईएएस में सीनियर एडिटर हूँ। कोशिश रहेगी कि पूरा प्रोग्राम हिंदी में हो, लेकिन टेक्निकल शब्दों का प्रयोग प्राय अंग्रेजी में ही किया जाएगा ताकि आपकी वोकैबुलरी में भी बढ़ोतरी हो। अगर आपको कोई शब्द समझने में दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमें उम्मीद है कि ऑडियंस में से ही कोई आपको इस शब्द का हिंदी सब्स्टिट्यूट बता देगा। बीच बीच में ये भूमिका हमारी टीम भी निभाती रहेगी। आशा है आप सभी को दृष्टि आईएएस की ये पहल पसंद आएगी। अपने सुझाव एवं राय ज़रूर दीजिएगा। आज का जो एडिटोरियल है वो मुख्यतः 2 अखबारों से लिया गया है क्योंकि वो एक ही मुद्दे पर चर्चा करता है। वो है रिलायंस जियो फेसबुक डील जो कल हुई थी। तो ये इकोनॉमिक टाइम्स में द रिलायंस जियो फेसबुक डील नाम से और दिस प्लेग्राउंड स्टेज लेवल इस नाम से आया, जबकि मिंट नामक अखबार में यह फेसबुक एंड जियो कुड शेप अ डिजिटल फ्यूचर टुगेदर इस नाम से आया। यूपीएससी से लिंक देख लेते हैं। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत GS3 में डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशन इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ में लिंक कर सकते हैं। दूसरा, अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ IT, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, इसमें भी लिंक कर सकते हैं। और तीसरा, क्योंकि इस डील के तहत डेटा प्रोटेक्शन और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन की बार बार बात हो रही है, तो इसे इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स एंड रोल ऑफ सोशल मीडिया एंड नेटवर्किंग साइट से भी आप लिंक कर सकते हो। की पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसा कि कल की जो डील हुई है उसमें फेसबुक ने जियो के अंतर्गत 9.9% की हिस्सेदारी ली है और ये डील $5.7 बिलियन की हुई है। यानी फेसबुक ने इतना पैसा देके जियो से इतनी पार्टनरशिप ले ली है जियो नेटवर्क के तहत। इस डील में जो जानने योग्य बात है वो नेट न्यूट्रलिटी का मुद्दा जो बहुत उभर कर आ रहा है बार बार। नेट न्यूट्रलिटी बेसिकली इंटरनेट की आज़ादी का वह सिद्धांत है जिसके तहत जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, यानी जो भी आपको इंटरनेट की सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं, वो नेटवर्क्स जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, आपका BSNL हो गया, आप जिसकी भी इंटरनेट सेवा यूज़ करते हो जिस भी नेटवर्क की, उसके ऊपर ये दारोमदार है कि वो सारा जो डेटा आएगा वो आपको एक ही जैसी स्पीड पे और एक ही जैसी कीमत पे देगा। यानी इंटरनेट सर्विस प्रदान करने वाली कंपनियां इंटरनेट पर हर तरह के डेटा को एक जैसा दर्जा देंगी और एक ही कीमत लेंगी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एयरटेल जो है वो किसी एक ऐप को, जैसे कि फेसबुक को, थोड़ी ज़्यादा स्पीड पे दे और दूसरे ऐप को, जैसे कि आपका हॉटस्टार हो गया, उसको कम स्पीड पे पहुंचाए आप तक। उसको समान स्पीड पे और समान कीमत पे आपको सारा डेटा पहुंचाना होगा, चाहे वो कहीं से भी आ रहा हो। तो ये नेट न्यूट्रलिटी का सिद्धांत है। ये डील और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो फेसबुक है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सोशल नेटवर्किंग साइट है। व्हाट्सएप जो है वो भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल करने जाने वाला ऐप है। तो इन दोनों को अगर आप मिला दो तो आप समझ सकते हो इससे सब्सक्राइबर बेस या कितने यूज़र्स हैं वो बढ़ जाता है। फेसबुक और जियो के बीच क्योंकि डील हुई है तो जियो जो है वो भारत की सबसे बड़ी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। जो व्हाट्सएप है वो एक्चुअली फेसबुक की ही सब्सिडियरी है या फेसबुक का ही एक आर्म है, एक ब्रांच है। तो ये दोनों कंपनी एक ही मालिक की हैं। जो कथित तौर पर इस डील का उद्देश्य है, जो ये कल डील हुई है, उसका उद्देश्य है कि जियो जो है वो एक प्लेटफॉर्म ला रहा है जियो मार्ट नाम से, जो कि अमेज़ॉन के जैसा होगा, जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो। यहाँ पे शॉपिंग करने के बाद जो भुगतान होगा वो आप व्हाट्सएप जो है एक नया ऐप ला रहा है जिसका नाम होगा व्हाट्सएप पे, वहाँ पे आप भुगतान के लिए जा सकते हो। और जो इंटरनेट होगा आपका वो जियो प्रोवाइड करेगा। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आपको सबसे पहले इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है जो आपको जियो से मिलेगी। फिर आपको किसी वेबसाइट पे जाना होता है जहाँ पे आपको शॉपिंग करनी है, वो आपको जियो मार्ट से मिलेगी। और पेमेंट करना होता है क्योंकि आपने कुछ सामान खरीदा है तो आपको पैसे देने होंगे, तो वो आपको व्हाट्सएप से मिल जाएंगे। इस डील के बाद ये तीनों चीज़ें एक ही में मर्ज हो जाएंगी। तो
एक ही कंपनी, एक ही प्लेटफॉर्म आपको ये तीनों चीज़ें अवेलेबल करवा रही है। व्हाट्सएप पे जो है ये पहले लॉन्च होने वाला था, लेकिन आरबीआई की जो डेटा लोकलाइजेशन की कंडीशन आई थी, जो कि सितंबर 2019 में आई थी, जिसके तहत सारी जो कंपनीज हैं उन्हें अपना डेटा इंडिया में रखना था। अक्टूबर 2019 की इसकी डेडलाइन थी। तो क्योंकि व्हाट्सएप पे जो है वो ये डेडलाइन फॉलो नहीं कर पाई, इसीलिए उसे लॉन्च होने से स्थगित कर दिया गया। ऐसे में हुआ क्या, जो गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम जैसी भुगतान कंपनियां हैं, पेमेंट ऐप्स हैं, वो यहाँ पे एज ले गई और उनके पास बेटर सब्सक्राइबर बेस हो गया। इस डील से कुछ कंसर्न्स उभर के आते हैं, कुछ चिंताएं हैं। सबसे पहले नेट न्यूट्रलिटी की, जो हमने शुरुआत में बात की थी। नेट न्यूट्रलिटी का जो सिद्धांत है वो ये मांग करता है कि इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लोगों को दूसरी साइट्स की कीमत पर कुछ साइट्स की ओर उन्मुख करने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। यानी वो सारे डेटा को, सारी वेबसाइट्स को, सारे ऐप्स को एक जैसा ही ट्रीट करते हैं। अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, इस डील से क्या हो सकता है कि जियो जो है वो आपका आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, और 3 पेमेंट्स ऐप अगर हम ले लें, पेटीएम, गूगल पे और व्हाट्सएप पे, जो कि आने वाली है। तो अगर जियो ने ऐसा कुछ किया कि व्हाट्सएप पे आपको बेटर स्पीड मिल रही है पेटीएम और गूगल पे के जगह, तो ये नेट न्यूट्रलिटी के सिद्धांत को वायलेट करेगा। इसीलिए ये जो कंसर्न है ये अपने आप में बहुत वाजिब कंसर्न है। इसके पीछे 2 रीजंस और हैं। अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो 24 अप्रैल 2015 को ट्राई ने जब कंसल्टेशन पेपर निकाला था नेट न्यूट्रलिटी पे, आपको याद होगा फेसबुक एक फ्री बेसिक्स नाम से सर्विस दे रहा था, जिसके तहत फेसबुक और कुछ सर्विसेज जैसे कुछ साइट्स, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब की आपको फ्री में मिलती है, आपको उसके लिए कोई डेटा की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेट न्यूट्रलिटी का सवाल जो है वो बार बार उभर के आया था और ये माना गया था कि अगर फेसबुक के हाथ में ये अथॉरिटी चली गई कि कौन सी सर्विस हमको दिखाई देगी, कौन सी सर्विस हमें मिलेगी, चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहे, तो कौन सी सर्विस नहीं मिलेगी ये भी फेसबुक डिसाइड कर लेगा। तो इतनी अथॉरिटी किसी एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में ठीक नहीं है और हमें सारा डेटा मिलना चाहिए, चाहे उसकी कोई मिनिमम लागत क्यों ना हो। ये जब सवाल आया था और ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जब इस पे एक कंसल्टेशन पेपर रिलीज़ किया था, तो रिलायंस जियो ने कहा था कि भारत आधारित जो ऐप्स हैं, यानी आपका जैसे हो गया पेटीएम, ये भारत आधारित है, या आपके फ्लिपकार्ट हो गए, ये भी भारत आधारित है, तो इन पे जो डेटा यूज़र चार्जेस लगते हैं वो कम लगें बजाय गैर भारतीय ऐप्स के। नहीं, जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, तो ये सारी जो ऐप्स होती, इन पे अगर आपका डेटा यूज़र चार्जेस 10 रुपये प्रति बाइट लग रहा है, तो फ्लिपकार्ट या पेटीएम पे आपका 1 रुपये प्रति बाइट लगना चाहिए। ऐसी जियो की मांग थी, जो कि नेट न्यूट्रलिटी के सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ जाता है। कुछ ऐसा ही फेसबुक ने भी फ्री बेसिक्स के तहत बोला था कि कुछ सेवाएं जो हैं वो आपको फ्री मिलेंगी, यानी ₹0 पे मिलेंगी, यानी जो आपको फ्री नहीं मिल रही है उसका आपको भुगतान करना पड़ेगा, जो भी होगा। तो बाकी सारी सेवाएं जो हो गई, वो मान लीजिए आपको ₹100 प्रति माह का अगर भुगतान करना पड़ रहा है, तो ये 0 और ₹100 ये आपका हो गया प्राइस प्रायोरिटाइजेशन, यानी मूल्य प्राथमिकता। यानी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अब आपको कुछ साइट्स मुफ्त में दे रहा है और कुछ साइट्स चार्ज कर रहा है, यानी नेट न्यूट्रलिटी के विरुद्ध जा रहा है। एक और जो चिंता का विषय यहाँ आता है वो है आईएसपीज यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के पास कंटेंट जाना। अभी एयरटेल के पास आपका वही कंटेंट जाता है जो आपको उसके फॉर्म में साइन करते हो, उसके अलावा आपके क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन या आप क्या खरीद रहे हो इंटरनेट की सर्विस यूज़ करते हुए, वो नहीं जाता। लेकिन अगर जियो मार्ट आ जाता है और व्हाट्सएप पे आ जाता है, तो आपके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, आपके प्रेफरेंसेस सब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास यानी जियो के पास चला जाएगा। सरकार को ये देखना चाहिए कि वाहक यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास कंटेंट होना चाहिए या नहीं, इस तरीके का डेटा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के पास कितना सेफ है। दूसरा जो कंसर्न है वो है, अगर हम जियो और व्हाट्सएप की ये डील अगर समझ पाएँ तो आप समझोगे कि ये कितनी सारी सर्विसेज हमें एक साथ दे रहा है। पहला, इंटरनेट दे रहा है, जियो मार्ट के थ्रू आप शॉपिंग कर सकते हो, फेसबुक और व्हाट्सएप के थ्रू आप मैसेजिंग कर सकते हो और सोशल मीडिया साइट भी हैं ये, और चौथा, पेमेंट भी अब आप व्हाट्सएप पे के थ्रू कर पाओगे। तो आपके 5 ज़रूरतों के लिए एक ही साइट या एक ही कंपनी बन जाएगी। वो अपनी सेवाओं को बंडल कर रही है एक तरीके से, और ज़रूरी नहीं कि इनकी सेवा सबसे उत्तम हो, सबसे अच्छी हो
और इसका जो आपके पास विकल्प हो सकता है वो बेहतर हो, लेकिन क्योंकि वहाँ बंडलिंग नहीं है, वहाँ मोनोपोली नहीं है, तो बाकी सारी जो कॉम्पिटिटिव ऐप्स होंगी या साइट्स होंगी, जैसे अमेज़ॉन हो गया या आपका पेटीएम हो गया, वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगी। तो उस तरीके से एक कंपटीशन, एक फेयर कंपटीशन के लिए इस तरह की बंडलिंग जो है वो भी अपने आप में चिंता का विषय है। आखिरी जो चिंता का विषय है वो डेटा एकाधिकार यानी डेटा पे मोनोपोली। अगर हम मान लें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कल का फ्यूचर है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही पूरी दुनिया रन करने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीनों की जो बुद्धिमत्ता है, यानी एलेक्सा अपने आप समझ जाता है कि इस टाइम पे आपका सोने का टाइम है, तो सारा इंटरनेट जो है वो रात को वो ऑफ़ कर दे या लाइट्स ऑफ कर दे। आपके प्रेफरेंसेस पे बेस्ड जब इंटेलिजेंस बनती है, या आपके ऑटोमेटिक कार्स हो गई, तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खेल है और ये सब कुछ डेटा पर निर्भर करता है। तो जब डेटा ही किसी एक के हाथ में, किसी एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में आ गया, तो जो फ्यूचर है वो उसके हाथ में आ जाएगा, जो कि प्राइवेटाइजेशन का है। और क्योंकि उसके पास डेटा होगा तो दूसरों के साथ शेयर भी नहीं करेगा क्योंकि उसकी मोनोपोली है। तो ये एक्सेसिबिलिटी जो है डेटा की वो भी खतरे में पड़ जाएगी। तो मार्केट, कंपटीशन, डेटा सिक्योरिटी, सबके लिए ऐसी डेटा मोनोपोली किसी एक के हाथ में होना वो घातक सिद्ध हो सकता है। अच्छा, सीसीआई जो है, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये आपके कंपटीशन एक्ट के तहत बना है। 2002 में कंपटीशन एक्ट आया था इंडिया का, जिसके तहत सीसीआई बना था, और इसके कुछ संशोधन 2007 में हुआ था। 2018 में आपका सीएलआरसी आया था। सीएलआरसी आया था, ये जो आपका कंपटीशन एक्ट है उसको रिव्यू करने। 2018 में इसका गठन हुआ था और 2019 में इसने अपनी रिपोर्ट जमा की। कहाँ कहाँ कंपटीशन को लेके हम बेहतर नियम कानून बना सकते हैं, इसकी जांच इसने की थी। तो सीएलआरसी का एक जो सुझाव था वो ये था कि डेटा पे अगर किसी कंपनी का नियंत्रण है या डोमिनेंस है, तो पूरे मार्केट पे उसका डोमिनेंस हो जाता है, वो अपने आप में कार्टेल फॉर्म कर लेता है। तो जैसे कि ये पार्टनरशिप हो रही है, आपको हो रही है जियो और फेसबुक के बीच में, तो एक तरीके से इसके पास जो है सब्सक्राइबर बेस है, इसके पास यूज़र बेस है, तो इतना सारा डेटा इनके हाथ में हो जाएगा, जिसमें आपका फिनेंशियल डेटा भी है जो कि सेंसिटिव डेटा होता है। तो ये अपने आप में एक कार्टेल बना सकते हैं। कार्टेल यानी उत्पादक संघ जो फिर अपनी शर्तों पे दूसरों से काम करवा सकता है। तो ये एक फेयर कंपटीशन के लिए, छोटी कंपनियों के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। इसीलिए सीएलआरसी ने कहा था कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को इसकी जांच करनी चाहिए। अब अगर ये सारे कंसर्न्स हैं तो इसमें वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? सबसे पहले भारत में एक स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी इंटरनेट बाजार के हित में इस सौदे को सीसीआई को जांचना चाहिए, जो कि सीएलआरसी ने रिकमेंडेशंस दी हैं उसके तहत। तो क्योंकि ये सौदा अभी कल ही हुआ है तो रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं मिला है, इसलिए रेगुलेटर्स के पास अभी भी वक्त है कि वो ये देख पाएँ कि बिजनेस जो है वो कहीं एक जगह कॉन्सेंट्रेट तो नहीं हो रहा है। अगर इतना बड़ा यूज़र और सब्सक्राइबर बेस किसी एक कंपनी के पास चला जा रहा है, तो ऐसी कुछ शर्तें या नियम लेके आएँ इस डील को पास करने से पहले, जिससे बिजनेस कॉन्सेंट्रेशन ना हो और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। यानी जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और उसी के हाथ में आपका सेंसिटिव डेटा भी आ रहा है और वो नेट न्यूट्रलिटी के भी अगेंस्ट काम कर रहा है, अगर इतनी सारी शर्तें हैं तो हमें ऐसे नियम बनाने चाहिए इस डील के लिए कि ये सारा जो खतरा है वो टल जाए। इसके अलावा डेटा ओनरशिप की नीति को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। जैसा कि हमने बोला कि डेटा रहेगा आखिर किसके हाथ में, कंटेंट जो है वो सर्विस प्रोवाइडर के हाथ में रहना भी चाहिए कि नहीं, इसके तहत एक नीति बननी चाहिए भारत में। पर्सनल डेटा को लेकर भारत में एक सख्त कानून होने की आवश्यकता है, जो कि अभी नहीं है। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो पार्लियामेंट में पेंडिंग है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है, और जैसे ही ये बन जाता है, इसको अप्रूवल मिल जाता है प्रेसिडेंट का और ये एक्ट बन जाता है, तो पर्सनल डेटा पे हमारे पास एक प्रॉपर नियम कानून होगा। की कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। नेट न्यूट्रलिटी, इसका मतलब सिर्फ ये कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं उनके पास जो भी डेटा आता है उसका जो एक्सेस है और जो स्पीड है सारे डेटा की, वो सेम होनी चाहिए, और किसी पर्टिकुलर डेटा के लिए या वेबसाइट के या ऐप के लिए कोई फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। ना किसी को सस्ता और फास्टर एक्सेस मिलना चाहिए, ना किसी का एक्सेस रुकना चाहिए। जब नेट न्यूट्रलिटी नहीं होगी तो जो छोटी कंपनियां हैं जो अपने आप को इंटरनेट पे लाना चाहती हैं,
तो उनको कुछ पैसे देने पड़ेंगे इंटरनेट पे आने के लिए, और वो इतना ज़्यादा महंगा हो सकता है कि वो शायद कभी इंटरनेट पे पहुंच ही ना पाएँ। छोटे कंपनीज़ के लिए एक फेयर कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जहाँ पे अगर वो कुछ इनोवेशन लेके आ रही हैं, कुछ बेहतर चीज़ लेके आ रही हैं जिससे हमें और आपको फ़ायदा हो सकता है, तो उन्हें वो स्पेस मिलना चाहिए। तो कंपटीशन के लिए, इनोवेशन के लिए और ऑप्शंस होने चाहिए यूज़र्स के। डेटा लोकलाइजेशन की हमने बात की थी आरबीआई के कॉन्टेक्स्ट में, कि आरबीआई ने गाइडलाइन दी थी या अनाउंसमेंट दिया था कि अक्टूबर 2019 तक सारी कंपनीज़ का डेटा लोकलाइज हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब होता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि सारी जो कंपनीज़ हैं जो क्रिटिकल डेटा कलेक्ट कर रही हैं, जैसे आपका फिनेंशियल डेटा हो गया, जो कि आपके सारी पेमेंट्स ऐप जो हैं वो कलेक्ट करती हैं, या आपका पर्सनल डेटा भी हो गया जो फेसबुक जैसी ऐप्स कलेक्ट करती हैं, ये इंडियन बॉर्डर्स में ही रहना चाहिए और इसका स्टोरेज जो है वो इंडियन टेरिटरी के बाहर नहीं होना चाहिए। और अगर इंडियन टेरिटरी के बाहर भी हो रहा है इसका स्टोरेज, तो इंडिया में भी एक कॉपी होनी चाहिए इस डेटा की। तो ये है डेटा लोकलाइजेशन का मतलब। आरबीआई के इस अनाउंसमेंट के पहले ज़्यादातर इंडिया का जो डेटा है वो बाहर क्लाउड में स्टोर था। क्लाउड यानी इंटरनेट पे बाहर की कंपनीज ने स्टोर किया हुआ था। लेकिन इस अनाउंसमेंट के बाद आरबीआई के पेटीएम, व्हाट्सएप और गूगल, व्हाट्सएप ये हमारी नॉर्मल व्हाट्सएप चैट साइट है, हमने पहले जो बात की थी वो व्हाट्सएप पे को लेके की थी, जो कि अभी लॉन्च नहीं हो पाई है। तो जो नॉर्मल व्हाट्सएप साइट है और गूगल, पेटीएम, इन सब ने अपने रूल्स चेंज कर लिए डेटा स्टोरेज के, और 15 अक्टूबर तक उन्होंने सारा डेटा जो है वो इंडियन टेरिटरी में स्टोर कर लिया था। इसका जो ऑब्जेक्टिव है डेटा लोकलाइजेशन का वो बस इतना है कि आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है कंट्री के सिटीजन्स की, वो कंट्री में ही रहे, उसमें फॉरेन सर्विलांस यानी विदेशी ताकतों का कोई भी हाथ ना आए। जैसा कि हमने देखा था कैम्ब्रिज एनालिटिका का जो एक केस हुआ था, जिसमें फेसबुक ने बहुत सारा पर्सनल डेटा जो है वो वोटिंग के लिए करीब 30 देशों में जब चुनाव हुए थे तब यूज़ किया था, यूज़र प्रेफरेंस देख। तो उस टाइप का अगर फॉरेन सर्विलांस हो रहा है, यानी आपके ऊपर कोई नज़रबंदी की जा रही है आपके डेटा के थ्रू, तो वो ना हो पाए। इंडियन सिटीजन्स का डेटा है तो सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट के पास अधिकार हो सकता है, या हमारे और आपके पास हो सकता है, वो चाइनीज़ गवर्नमेंट या यूएस गवर्नमेंट के पास नहीं हो सकता। अगर इंडिया का डेटा इंडिया में रहेगा तो जो हमारी डोमेस्टिक गवर्नमेंट है या रेगुलेटर हैं, उनके पास एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। कुछ इंटरनल सिक्योरिटी का इशू है तो वो बहुत जल्दी डेटा एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन अगर ये फॉरेन कंट्रीज़ में है तो वहाँ से डेटा मंगाना या एक्सेस मांगना बहुत मुश्किल हो सकता है। ये डेटा लोकलाइजेशन का जो एक क्लॉज, एक प्रोविज़न है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन 2019 का जो बिल पेंडिंग है अभी पार्लियामेंट में, उसके अंतर्गत भी आता है। अब पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन क्या होता है? पर्सनल डेटा कोई भी वो डेटा है जो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स अपने पास रखता है जिससे आपको कोई भी इन कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू पहचान सकता है इंटरनेट पे। जैसे कि आपका नाम हो गया, आपका एड्रेस हो गया, आपके पिताजी का नाम हो गया, कास्ट हो गई, आपका रिलीजन हो गया। तो अगर किसी के हाथ में आपका ये सारा डेटा लग जाए तो वो आपको पहचान सकता है बहुत आराम से। तो ऐसा कोई भी डेटा जो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी रिलीज़ करता है उसे पर्सनल डेटा कहते हैं। इसके लिए पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो लोकसभा में दिसंबर 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया है। जो इंडिविजुअल्स हैं यानी हम और आप हैं, उनका अपने ही डेटा के ऊपर कितना कंट्रोल हो, वो कहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, कहाँ पे स्टोर हो रहा है और कौन इसे यूज़ कर रहा है, इसके ऊपर हमारे पूरा नियंत्रण हो, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। इसी के लिए एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी परिकल्पना की है इसी डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंतर्गत। ये एप्लीकेबल होगा उन सभी कंपनीज़ पे या सरकार पे जो डेटा मांगती हैं सिटीज़न से, जैसे कंपनीज़ जो भारतीय कंपनीज़ हैं, जो फॉरेन कंपनीज़ हैं और जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट। जो बिल है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि ये पर्सनल डेटा की कैटेगरीज बनाता है और उसमें एक डेटा है वो है सेंसिटिव पर्सनल डेटा। इसके अंतर्गत क्या आता है? आपका फिनेंशियल डेटा आता है, आपका बायोमेट्रिक डेटा आता है, कास्ट पे बेस्ड जो डेटा है, रिलीजियस या आपके पॉलिटिकल बिलीव्स पे भी अगर रिलेटेड कोई डेटा है तो वो सारा सेंसिटिव पर्सनल डेटा के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट किसी डेटा को बोलती है कि ये सेंसिटिव है तो वो पर्सनल सेंसिटिव डेटा के अंदर चला जाएगा।